हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। हमारा PYQ सेशंस की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और आज हम शुरू कर रहे हैं द मच एंटिसिपेटेड सेशन, जहाँ पे हम 2024 का सोशोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 डिस्कस करेंगे और आज उसका फर्स्ट पार्ट है। आज हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट्स हैं एंड पेपर 1 का, एंड लेटर ऑन वील ट्राई टू इंक्रीज मोर क्वेश्चंस ताकि ये वाले जो सेशंस हैं ये जल्दी ख़त्म हो और हम फुल्ली फ्लेजेड जो हमारा सोशोलॉजी कोर्स है वो शुरू करें। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट जो मैंने लास्ट सेशन में भी करी थी वो ये थी कि PYQ सॉल्यूशंस की जो बुक है पेपर 1 की जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है उस पर डिस्काउंट आ गया है। दैट डिस्काउंट इज़ वैलिड टिल 14th of February। तो आप वो बुक अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपको कॉस्टली लग रही थी तो नाउ इज़ द टाइम एंड द ऑफर इज़ टिल 14th ओनली, एंड द डिस्काउंट इज़ अवेलेबल ऑल्सो ऑन पेपर 2 स्टडी मटीरियल, वो भी आप ले सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि बैच शुरू होने से पहले आप ये 2 बुक्स अपने पास रखें ताकि बैच में आपको समझ आने के साथ साथ आपकी थोड़ी आंसर राइटिंग या मटेरियल कौन सी वर्डिंग कौन से थिंकर्स की है और वो कैसे मेंशन करनी है अपने आंसर्स में, वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, सो विद दैट अनाउंसमेंट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। या वन मोर अनाउंसमेंट, मैंने 2024 के सोशोलॉजी पेपर से आई थिंक एक हफ्ता पहले एक वीडियो डाली थी जहाँ पे हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसका एनालिसिस भी हम करेंगे ये पेपर 1 पेपर 2 के सॉल्यूशंस के बाद कि कितने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस थी मेरी और कितना गलत हुआ है, ताकि वी विल गेट एन आइडिया और हम फिर इस साल की 2025 का जो 22 अगस्त से मेंस शुरू हुआ है उसकी भी हम प्रोडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक सेशन इंक्लूड होगा और उसके बाद बैच शुरू होगा। जल्दी बैच शुरू कर रहे हैं हम, नो वरी, एंड आई विल ट्राई टू कीप द लेंथ ऑफ द कोर्स एज कंसाइज एज पॉसिबल। ज़्यादा लंबा 8-10 महीने का ना खींचे, जल्दी 6 महीने टाइप्स में हम वो पूरा सोशोलॉजी का कोर्स ख़त्म कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1A पेपर 1 का वो है डिस्कस द नेचर ऑफ सोशोलॉजी, हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब ये है 1A सवाल, ये आपके सिलेबस में कहाँ से उठ के आया है? ये आपका उठ के आया है, ये देखिए यहाँ पे आपका जो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर है जो एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, यहाँ पे आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी से भी कंपैरिजन होता है। जब आप नेचर ऑफ सोशोलॉजी की बात करें, यू टॉकिंग अबाउट द स्कोप, एंड कंपैरिजन वाला पार्ट आ गया आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कंपैरिजन। तो यहाँ से ये सवाल उठ के आया है। लेट्स सी इसको हमें कैसे आंसर करना था। अब इसका अगर आंसर मैं आपको बताऊं, आई हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी गुड डिटेल इन वन ऑफ माई वीडियोज कंपेयरिंग सोशोलॉजी। आप सर्च कीजिए मेरी वीडियो मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के साथ, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स वेदर इट्स सोशोलॉजी, उसके साथ कंपैरिजन किया है। उसके लास्ट में वीडियो के एंड में वीडियो के पार्ट्स आपको दिखेंगे, चैप्टर्स दिखेंगे, एंड में मैंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी से सोशोलॉजी का कंपैरिजन किया है। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी कंपैरिजन करके बताई है कि एंड तो यहाँ पे हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज नेचर ऑफ सोशोलॉजी, जहाँ पे आप सोशोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे कि व्हेन वी स्टडी सोशोलॉजी व्हाट डू वी स्टडी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया है कि यहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप इंटरैक्शंस हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, दिखते नहीं है क्या हमें, ईंट पत्थर के नहीं होते, वो हम अभी कोर्स शुरू होगा उसमें करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर कलेक्टिव बिहेवियर की बात है, सोसाइटल पैटर्न्स, सोशल करंट्स कौन से फ्लो कर रहे हैं सोसाइटी में,
एंड सोशल रिलेशनशिप्स। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है कि व्हाट डज इट्स नेचर कंटेन। फिर थोड़ी सी मेथडोलॉजी के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको कि इसमें हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, इसमें हम कैसे टॉपिक्स तो सिलेबस में से उठाइए, फैमिली, रिलीजन, किनशिप, कास्ट, ट्राइब, ये सब हम डिस्कस करते हैं। एंड हम ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि वी स्टडी नॉट जस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, हम उसमें जो चेंज आना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, हम उस चेंज की भी बात करते हैं। आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस ही आपका ऐसा डिजाइंड है कि यू वुड सी, पहले हम, अगर आप इंडियन सोसाइटी का यूनिट का नाम पेपर 2 के पूरे उसका ही नाम है स्ट्रक्चर एंड चेंज। सो वी स्टडी नॉट जस्ट द स्ट्रक्चर बट चेंज एज वेल। यहाँ पे देखो ए पार्ट क्या है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, फिर सोशल स्ट्रक्चर है, फिर सोशल चेंज आ गया। हमने नॉट जस्ट स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने उसमें चेंज भी पढ़ा। ठीक है, पेपर 1 में भी यही है, फंडामेंटल्स हमने पढ़े। तो जब फंडामेंटल्स पढ़ने हमने डिसिप्लिन की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या यूरोप से कैसे शुरू हुआ, फिर बेसिक चीज़ें पढ़ के एंड में हम सोशल चेंज की भी बात करते हैं। वी स्टडी नॉट जस्ट द सोशल ऑर्डर, नॉट जस्ट द सोशल स्ट्रक्चर बट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, सोशल चेंज ऑल्सो। सोसाइटी में चेंज कैसे आता है, ठीक है, और किस तरह का चेंज आता है। उसमें हमने कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, हम एमाइल दुर्खाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि मैंने एक टेबल बनाया। अब व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन, आप टेबल की फॉर्म में ही लिखोगे। देयर इज वन मोर फॉर्म बट वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए कि किस टॉपिक पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेफिनेशन, सब्जेक्ट, फोकस, अप्रोच, डेटा सोर्स। एंड यही टॉपिक्स आपके, यही एस्पेक्ट्स आपके हर एक टॉपिक के साथ जब आप कंपेयर करोगे सोशल साइंस का सब्जेक्ट के साथ, वेदर यू कंपेयर इट विद इकोनॉमिक्स, वेदर यू कंपेयर इट विद सोशियोलॉजी, वेदर यू कंपेयर इट विद साइकोलॉजी, हिस्ट्री, तो आप इन्हीं लाइंस पे कंपेयर करोगे। इजी टू रिमेंबर, इजी टू कम अप विद द पॉइंट्स इन एग्जाम सिनेरियो, ठीक है। तो ये मैंने वो जो वीडियो है कंपेयरिंग सोशियोलॉजी, उसके एंड में डिस्कस किया डिटेल में। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट हियर कि यहाँ पे मैंने, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने नॉट जस्ट कंपेयर किया है। देखो क्वेश्चन क्या, हाईलाइट्स इट्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में दोनों चीजें आती हैं, कॉन्ट्रास्ट भी आता है, क्या इनके मतभेद हैं या क्या इनके डिफरेंसेस हैं, क्या इनके ओवरलैप्स हैं, कौन कौन सी जगह पे ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कौन कौन सी जगह पे ये अलग है एंड कौन सी जगह पे ये क्लोज आते हैं। तो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट भी कर दिया बट यहाँ पे आपने ओवरलैप भी कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी है उस वीडियो में, देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप। 1B 10 मार्कर। अब ये आपका कास्ट तो हम पेपर 2 में पढ़ते हैं, कास्ट पेपर 1 में कहाँ से आ गया, ये तो गलत है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो नहीं होना चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू, स्टेटस ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ योर पेपर 1 सिलेबस, ठीक है। कहाँ पे है ये स्टेटस ग्रुप, आप देखो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में डायमेंशंस के अंडर आपका है टॉपिक स्टेटस ग्रुप, 5C में आ जाता है। और इसमें आप वेबर की मोस्टली थ्योरीज पढ़ते हो। अब उसने बोला है, जब आप स्टेटस ग्रुप्स के बारे में बात करते हो तो कास्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेटस ग्रुप। तो यहाँ पे अगर आपको किसी अच्छे फैकल्टी ने पढ़ाया तो ही वुड डेफिनेटली इंक्लूड कास्ट, जो कि आप पेपर में पढ़ते हो, वो यहाँ भी इंक्लूड होता है एज अ स्टेटस ग्रुप। तो वही आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, यही पूछा गया है आपसे कि भाई बताओ कि कास्ट एज अ सोशल ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा इंट्रोडक्शन, एंड फिर आप जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट्स में देखो। व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट चेंज में पहले आपको बताना पड़ेगा कि चेंज से पहले, बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन बतानी पड़ेगी कि चेंज से पहले व्हाट वाज कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप। पहली लाइन में इंट्रो लिखो,
क्वेश्चन के हिसाब से कि हाँ भाई जो कास्ट है वो एक स्टेटस ग्रुप है एंड वो इवॉल्व हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पेशली इन पोस्ट कॉलोनियल एरा। स्पेशली आज़ादी के बाद इंडिया में, देखो कास्ट और कहीं नहीं मिलती, इंडिया में मिलती है, तो इंडिया की बात हो रही है। तो पोस्ट कॉलोनियल एरा स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट में बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, फिर अब चेंज की बात करनी तो पहले आपको चेंज से पहले की बात करनी पड़ेगी कि ट्रेडिशनली कास्ट कैसा था, कास्ट सिस्टम कैसा था। तो लिखो आप यहाँ पे कि बहुत ही रिजिड था। अब ये पॉइंट्स आपके दिमाग में कहाँ से आएंगे? ये आपके आएंगे पेपर 2 के घुरे में, जो आपने पढ़े हैं। घुरे आपको सेलियंट फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम की बात करता है। तो वहाँ पे ही टॉक्स अबाउट हायरार्की, वहाँ पे ही टॉक्स अबाउट ऑक्यूपेशन, वहाँ पे ही टॉक्स अबाउट कल्चरल हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स। तो वो सब आप यहाँ मेंशन करते जाओ कि हेरिडिटरी स्टेटस बाय बर्थ डिसाइड हो रहा है। हेरिडिटरी मतलब बाय बर्थ। ऑक्यूपेशन, गवर्निंग ऑक्यूपेशन। फिर मैरिज के रिचुअल्स कास्ट के अलग अलग होते हैं। सोशल इंटरेक्शन कैसी हो रही है, लोग इकट्ठे बैठ के नहीं खाते हैं, तो अगर ऊपर वाली हायरार्की है वो अपना अलग बैठते हैं, नीचे वाली हायरार्की है वो अपना अलग बैठते हैं। ठीक है, तो इवन ईटिंग हैबिट्स आपकी, आप इकट्ठे बैठना, लाइक एक डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन किया जाता है। फिर और बोलो कि देयर इज अ लिटिल स्कोप ऑफ मोबिलिटी, मतलब आप जिस कास्ट में पैदा हो गए, आप पूरी जिंदगी कुछ भी कर लो, आपकी वही कास्ट, आपकी पुश्तों, आने वाली पुश्तों की वही कास्ट है। ठीक है, तो देयर इज लिटिल मोबिलिटी। ये आपने रिजिड जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम के ट्रेट्स बता दिए। फिर आपने, क्योंकि आप चेंजिंग नेचर की बात करें, तो आप बोलो कि भाई बट आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत सारे, स्पेशली आज़ादी के बाद, ऐसी प्रथाओं को, कास्ट सिस्टम को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमारी सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए एंड बहुत पॉलिसीज आई। उसमें आप लिखो कि इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हुई विद एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, विद डेमोक्रेसी, और आपके पॉलिटी में जो भी चेंजेस आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, वो चीज़ें उसने कैसे कास्ट पे एक चोट लगाई और कास्ट को, जो एज अ स्टेटस ग्रुप इतना रिजिड था, उसको थोड़ा खोला, उसको थोड़ा ब्रॉड किया। उसमें मोबिलिटी, एटलीस्ट स्टेटस लेवल पे आपकी मोबिलिटी नहीं है, बट कास्ट के साथ जो और जुड़ी चीज़ें थी, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस था या आपका कल्चरल स्टेटस था। कल्चर मतलब नॉट कास्ट एज सच, बट ओवरऑल आपका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था वो एटलीस्ट डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, अब इसमें आप पॉइंट्स लिखते जाओ। अब यहाँ पे आप 3 मोटे मोटे बिल्कुल ऐसे कड़क पॉइंट्स लिखोगे कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स थे जिसने सोशल ये कास्ट को बदलने की कोशिश करी। तो अब पॉलिटिक्स, 3 आपके एंगल्स बनते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। ठीक है, अर्बनाइजेशन भी इकोनॉमिक में आ जाता है। पॉलिटी में आप लिखोगे, देखो ये कास्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द इंटायर सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो कि हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। एंड अच्छी बात ये है कि इसमें से इंटरेस्टिंग तो ये है ही, इसमें से सवाल भी उतने ही आते हैं। तो इवन चेकर्स को भी ये इंटरेस्टिंग लगता है, वो भी इसमें से बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं। तो मज़ा आएगा जब हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि आज़ादी के बाद, जो मैं कह रही हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आती है, 1 पर्सन 1 वोट आता है, और आपके डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी इन्होंने, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया। फिर शुरू में हमारा 1 पार्टी सिस्टम चला नेहरू जी के टाइम पे, बट इवेंचुअली मल्टी पार्टी सिस्टम की ग्रोथ होती है 1970s में। उससे जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स थे, whether you talk about OBCs, whether you talk about dominant castes, whether you talk about SCs, whether you talk about STs, they became a vote bank in a very meaningful way, and इनकी मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल लेवल पे होनी शुरू हुई। इनके जो डिमांड्स थी, इनके जो क्राइसिस सिचुएशन थी, इनके जो इश्यूज थे, वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होने शुरू हुए। ठीक है, तो this was a very big step when BSP comes into form, led by Kanchiram, later on Mayawati. Black Panthers का नाम आपने सुना होगा। दलित आइडेंटिटी जो अभी तक उनके लिए एक शर्म की बात होती थी, it actually became a way of asserting their identity to represent themselves as united, कि हम दलित हैं, एंड वो फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी आती है। ठीक है, उनकी एक
ऐसी पार्टी बन के आई जो सिर्फ दलित्स के हकों को रिप्रेजेंट करे, दैट वाज अ बिग डील, स्पेशली ड्यूरिंग 1980s, अर्ली 1980s में। तो ये चीज़ें अच्छी हुई जो कास्ट को जिसने तोड़ने पे मदद करी। फिर आप एजुकेशन लेवल पे बात कीजिए, यू टॉक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, यू टॉक अबाउट इंदिरा। अब देखो ये 10 मार्कर है, इतना हम नहीं लिख सकते, बट ट्राई टू ऐड एज मैनी मसाला, एज मैनी कीवर्ड्स एज पॉसिबल। यू कैन टॉक अबाउट इंदिरा सानी केस, यू कैन टॉक अबाउट मंडल कमीशन, यू कैन टॉक अबाउट कि हाउ अफर्मेटिव एक्शन ऑल्सो नोन एज रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, इसने कैसे गाँव के पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी के पूरे कास्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया एजुकेशन लेवल पे, जिनको सदियों से, हजारों सालों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शास्त्रों में लिख दिया गया था, उनको फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दे गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। ठीक है, ऑल्दो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, प्रैक्टिकल लेवल पे दे स्टिल फेस्ड मेनी इश्यूज, इंक्लूडिंग B.R. अम्बेडकर को भी कॉलोनियल टाइम पे ही ऑल्सो फेस्ड मेनी इश्यूज। तो ये सब आप लिखो कि भाई ये चीज़ें ट्रेडिशनल कास्ट रिजिडिटीज़ को तोड़ने में इन सब चीज़ों का रोल था। इकोनॉमिक मोबिलिटी में आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अलग से अर्बनाइजेशन के साथ कि LPG रिफॉर्म्स के साथ सर्विस सेक्टर की जब ग्रोथ होती है, सर्विस सेक्टर इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, वो वहाँ यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज इंडिया की मजबूरी थी, हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे, तो हमें मजबूरी में LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। इंडिया का मार्केट ग्लोबल कंपनीज के लिए, MNCs के लिए ओपन हुआ। MNCs डोंट केयर अबाउट योर कास्ट, दे डोंट केयर अबाउट योर सरनेम, तो they treated each and every person irrespective of their caste as equals, उनको काम से मतलब था। and this growth of service sector, this actually helped in breaking caste as a status group। अर्बनाइजेशन ने भी हेल्प करी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, ये भी फॉरेन कॉन्सेप्ट्स हैं, यूरोप से आया है कॉन्सेप्ट, तो दे ऑल्सो, हम उन्हीं वैल्यूज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किए इन्होंने, तो दीज थिंग्स ऑल्सो हेल्प। तो ऐसे आप लिख दीजिए, फिर आपका ये 10 मार्क करिए। ज़्यादा डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है कि बस कंटेंट ज़्यादा होता है, टाइम वर्ड लिमिट कम होती है, तो लिखने से पहले थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि कैसे आप गागर में सागर भरोगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 1B। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि मैरिज एज एन 10 मार्कर है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ अंडरगॉन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिचुअल टू कमर्शियल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स बिहाइंड दिस चेंज। कि भाई मैरिज जो था पहला पुराने ज़माने में रिचुअल, इट वॉज अ रिचुअल सेरेमनी, अब ये हो गया है कमर्शियल। तो भाई इस जो चेंज है इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप बताइए। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाओ, पहले आंसर लिखने से पहले स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपका कि भाई जो पहले तो आप मैरिज की डेफिनेशन लिखो, सोशोलॉजिकल ये टर्म है, इसके आपको एक सोशोलॉजिकल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो बताओ, इट्स अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन, ठीक है, दैट एस्टैब्लिशेस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। भाई एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है उसमें और एक मैरिज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है कि ये सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके राइट्स, उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन है। और मैरिज तो लीगली भी, इसके लीगल सिस्टम के अंडर भी इसके हमारे राइट्स हैं, इट्स नॉट जस्ट रिचुअल, ये लॉ के अंडर भी आता है। तो ये आपकी एक आप डेफिनेशन लिखिए, इकोनॉमिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीज़ें आ जाती है मैरिज में। ठीक है, इसके बहुत ही वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर अब डेफिनेशन में जब भी आप जाओगे किसी न किसी थिंकर का नाम तो डालोगे, बिना किसी थिंकर के लगेगा कि आपने खुद से बना दी डेफिनेशन। तो KM कपाड़िया ने मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे बात करी है कि he sees it as a very significant social institution, especially in India, जहाँ पे हमारी cultural norms and practices reflect होती हैं। देखो मैरिज दो लोगों में नहीं होती, ये दो खानदानों में होती है ना, तो उनके कल्चरल नॉर्म्स एक्सचेंज होते हैं और वो आगे आपकी पुश्तों दर पुश्तों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका एक सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। फिर आप बोलो कि भाई
रिचुअल से कमर्शियल, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आ जाओ कि रिचुअल से कमर्शियल कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप जीएस डालो भर भर के, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जो भी आप जीएस 1, 2, 3, 4 में पढ़ते हो, कि भैया इकोनॉमिक एंगल, मीडिया का एंगल, कंज्यूमर एंगल सब डालो यहाँ पे, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का एंगल, लीगल एंगल, जीएस वाले डायमेंशंस उठाओ और भरते जाओ, और जहाँ पे आपको थिंकर याद आ रहा है कोई भी सोशोलॉजी का, वो फंसाते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज, लेन देन होता है वहाँ पे, डाउरी होती है, लड़की वाले ये देंगे, लड़के वाले ये देंगे, तो कमर्शलाइज तो ये है। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में ये कमर्शलाइज और कैसे है? व्हेन यू टॉक अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग्स, व्हेन यू टॉक अबाउट वेडिंग प्लानर्स, जब लहंगे इतने महंगे मिलते हैं, ठीक है, या कौन सा पैलेस बुक होना है, गहना कितना देना है, कैश कितना देना है, गाड़ी देनी है, तो ये सब चीज़ें, ये 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है बिजनेस वाइज, ठीक है। तो जहाँ पे आप ज्वेलरी मार्केट का, मेकअप आर्टिस्ट का रेट ब्राइडल नॉन ब्राइडल का अलग होता है, ठीक है। तो दीज आर, मतलब वो आपके सेंटिमेंट्स पे खेलते हुए हाईली प्राइस चीज़ें, जो नॉर्मल नॉन ब्राइडल लोगों के लिए कम प्राइस पे होगा, 1/10 ऑफ द प्राइस होगा, ब्राइडल नाम सुनते ही, मैरिज का नाम सुनते ही वो प्राइस स्काई रॉकेट करते हैं, वो शूट हो जाते हैं। तो ये 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, यहाँ पे कमर्शलाइजेशन बढ़ती ही जा रही है। स्पेशली नॉर्थ इंडियन, जो पंजाबी फैट वेडिंग्स बोलते हैं, दे स्पेंड अ लॉट, एंड दिस इज आगे हम पढ़ेंगे जिगमंड बॉमन क्या कहते हैं कि ये सोशल स्टेटस, यहाँ पे एक स्टेटस सिंबल भी बनता है, ठीक है। कंज्यूमर कल्चर में वही इसी के आगे लिंक्ड है, इकोनॉमिक एंगल ही है इसका, कि क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है, लड़के वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हमें दिखाना है, सोसाइटी को दिखाना है कि पैलेस अच्छा बुक करना है, ठीक है। पुराने ज़माने में जब रिचुअल था मैरिज, तो इट वॉज जस्ट कि 2.5 रुपये में रिश्ता होता था, ठीक है, बहुत ही प्राइवेट सेरेमनीज होती थी, और उस टाइम पे जो शगुन का सिस्टम था, शगुन डालने का, कि लोग आते हैं खाना खाते हैं तो शगुन डाल के जाते हैं, तो वो एक उनको इकोनॉमिक एंगल से हेल्प करने का तरीका होता था कि भाई इस घर में शादी है तो हम इकोनॉमिकली हेल्प करें। तो शगुन का जो सिस्टम है, दैट वाज अ वेरी, मतलब उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही नेक दिल रूट्स हैं कि हम शादी वाले घर पे हेल्प करनी है। आजकल लोग लोन लेके शादियां करते हैं, आजकल लोग डाउरी का सिस्टम जो है हमारे, तो ये सब चीज़ें, ये एक कंज्यूमर कल्चर है, लेन देन, कोमोडिफिकेशन ऑफ मैरिज। कि व्हाट डू यू मीन बाय कोमोडिफिकेशन? कोमोडिफिकेशन मतलब जैसे आप दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कोई कमोडिटी खरीदने जाते हो, पैसे दिए और लिया, ठीक है, उसके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, ख़राब हो गई तो फेंक दो, नहीं खरीद लो। जिस तरह से हम कमोडिटीज़ को, दुकान में मिलने वाली चीज़ों को ट्रीट करते हैं, वैसा ही लेन देन हमारा शादी में होने लग गया है कि भाई नहीं बनी तो डिवोर्स लेके अगली शादी कर लेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर कल्चर, दैट इज़ कॉल्ड कमोडिफिकेशन ऑफ दिस सेक्रेड रिचुअल ऑफ मैरिज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मीडिया इन्फ्लुएंस। अब मीडिया इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में, अब रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी क्या हुई, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, लहंगा पहना था कि साड़ी पहनी थी, कलीरे कैसे पहने थे, चूड़ा कैसा पहना था, घर पे शादी क्यों करी है, पैलेस में क्यों नहीं करी। फिर करीना और विकी की शादी जोधपुर में हुई है, ठीक है। वो चीज़ें आम जनता कॉपी करती है, वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है, जैसे टेलकट पार्सन्स बोलते हैं, वी एस्पायर टू बी लाइक देम, ठीक है। तो ये, और उनको भी पता है कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो दे ऑल्सो सेल देयर राइट्स कि भाई आप अपनी वेडिंग की पूरी वीडियो नेटफ्लिक्स पे लॉन्च कर दो, ठीक है। तो ये एक आम लोगों पे प्रेशर बनता है, स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अर्निंग है, जिसको अपनी अर्निंग में ग्रोथ दिख रही है कि भाई हाँ अगले 6 महीने में पैसा इकट्ठा कर ले, अगले 5 साल में पैसा इकट्ठा करके आई विल डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग, जस्ट लाइक विराट कोहली ने इटली में करी या दीपिका पादुकोण ने इटली में करी। तो लोगों की एस्पिरेशंस मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन देम। वो अपने भी प्रेशर लेते हैं, अपने भी लोड लेते हैं एस्पिरेशनल के नाम पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। एंथनी गिडन्स प्लास्टिक लव की बात करी है उन्होंने रिलेशनशिप्स पे काफ़ी स्टडी करी है, एंड ही सेज कि वो भी अगेन कोमोडिफिकेशन लेवल की बात करते हैं कि लव हैज़ बिकम प्लास्टिक,
कि उसमें ज़्यादा कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी एक बहुत ही आप ऑब्जेक्टिफाइड तरीके से चीज़ों को देखते हो कि वेडिंग में ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस इन द सेंस कि ग्लोबल फॉरेन में डिवोर्स का जो ट्रेंड है वो इंडिया में अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑल्दो इट इज़ इन अ गुड सेंस ऑल्सो, बट ये उसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में बोलता है कि प्लास्टिक लव बन चुका है, इमोशंस आर नॉट दैट मच रिस्पेक्टेड। इसमें आप ग्लोबल ट्रेंड्स में यू कैन टॉक अबाउट व्हेन टिंडर केम टू इंडिया, व्हेन बम्बल केम टू इंडिया, तो जो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती थी, ठीक है, अपनी एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू फील, दैट इनसिक्योरिटी, वो जो इनहिबिशंस थी, वो जो आपकी आपको प्रॉब्लम होती थी, अब वो एप्स के थ्रू खुल गई है। एप्स में वो सब नहीं, आपको चैट करनी है, आपको मिलने के बाद बहुत बात भी होती है, पहले आप चैट करते हो, तो ऐप पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। द रिलेशनशिप्स, देयर इज अ रीसेंट स्टडी, आई टेल यू द सोर्स, टेलीग्राम पे, बट उसके अनुसार ये बोल रहे हैं कि इंडिया में धीरे धीरे एक ट्रेंड आ चुका है कि शादियां अब एप्स के थ्रू ज़्यादा हो रही हैं, वेदर इट्स थ्रू शादी.com, जीवन साथी, वो तो चलो है ही, टिंडर, बम्बल, डेटिंग एप्स के थ्रू भी शादियां अब उधर तरीके से हो रही हैं, और नॉर्मल जो हमारा तरीका होता था फेस टू फेस या अरेंज मैरिज होती थी, वो ट्रेंड थोड़ा सा अब कम डिमिनिश होना शुरू हो गया। एंड वन मेजर रीजन फॉर दैट इज कि सोशल ऐप पे वो जो इनहिबिशंस होती हैं कि हाउ डू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, वो आपकी खत्म हो जाती है। इट्स ईजी टू कम्युनिकेट, टेक्सटिंग इज ईजियर देन टॉकिंग टू समबडी डायरेक्टली, अप्रोचिंग समबडी डायरेक्टली। तो ये आप ग्लोबल इन्फ्लुएंस लिखती है ये। फिर आपका आता है लीगल एंड सोशल शिफ्ट्स। अब इसमें किसी भी कोई भी केस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हदिया जजमेंट दिया है बिकॉज इट्स अ लेटेस्ट वन, 2017 का ये है। इसमें लव जिहाद पे ये जजमेंट था कि केरला के हाई कोर्ट ने वहाँ पे एक कपल ने, लड़का मुस्लिम था, लड़की इस्लाम में कन्वर्ट होके उससे शादी करती है, तो दैट वाज डिक्लेयर्ड एज लव जिहाद, और केरला हाई कोर्ट ने वो शादी एनल करी थी, खत्म करी थी। बट देन द केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और उसने बोला कि नहीं भाई, बोथ वर एडल्ट्स, ऐसे कोई ब्रेन वॉशिंग या उसको कोई डराया धमकाया गया हो, या उसको कोई ऐसे शी वॉज एन एडल्ट, शी वॉज नॉट अ माइनर, तो उसने अपनी सोच समझ कर ही वो फैसला किया था शादी करने का। एंड शी हैज़ द राइट टू मैरी एनीवन अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उन्होंने वो मैरिज रीस्टोर करी थी। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाउ लव जिहाद का भी ट्रेंड मैरिज में घुस चुका है, एंड इसका भी रिचुअल से कमर्शलाइजेशन में आ रहा है ट्रेंड। कन्वर्जन वाला एंगल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये 10 मार्कर में इतना सब कुछ लिखना ऑन द स्पॉट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अभी सोशियोलॉजी का जो फ्री कोर्स में तो आई वोंट बी एबल टू टेल, बट जो आपका ऑफलाइन कोर्स होता है या जो आपका पेड कोर्स होता है, उसमें आई टेल यू कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ एन आंसर। वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप अब इसमें हमने इंक्लूड नहीं करी है, वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा फिर। तो ये आपका गागर में सागर वाला आंसर है। 10 मार्कर में बहुत सारी चीज़ें, आपके 3 थिंकर्स का नाम आ गया, एक आपका केस का नाम आ गया। तो दिस इज मॉडल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, डेमोक्रेसी नीड्स अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी। अब देखो, जो मैरिज वाला क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाना भूल गई, मैरिज वाला क्वेश्चन आपका आया था, मैरिज के उसने चेंजिंग ट्रेंड पूछा था कि रिचुअल से कैसे वो कमर्शियल हो रहा है। तो ये आपका सवाल आया था यहाँ से, फैमिली मैरिज चैप्टर 9 यूनिट 9, ठीक है, यहाँ से सवाल आया था। अब इसमें नीचे आता है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, तो वो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड पे ही इन्होंने ये सवाल पूछा था। When we talk about contemporary trends, हम ऊपर वाले सारे ABCD के contemporary trends की बात कर रहे हैं, स्पेशली फैमिली, मैरिज एंड पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसके अंडर वो सवाल था। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, डेमोक्रेसी नीड्स अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स फाउंडेशंस। डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी पे सवाल है कि हाउ द टू आर लिंक्ड, ठीक है। तो ये सवाल आपका आया है
पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में से ये रहा, डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी, 7th चैप्टर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के सी केस में, डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसाइटी, हाउ द टू आर लिंक्ड। ठीक है, अब ये हम पेपर 2 में भी पढ़ते हैं, ये हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, तो दोनों का मिक्सचर, यानी कि पेपर 2 के थिंकर आप यहाँ पे घुसाओ, इंडियन एग्जाम्पल्स घुसाओ, इंडियन केस स्टडीज, जजमेंट्स आप घुसाओ, दैट इज हाउ योर आंसर बिकेम वेरी मोज़ेक ऑफ ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले आप स्ट्रक्चर जो बनाओगे, आप सिविल सोसाइटी को डिफाइन करो। डेमोक्रेसी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं है, डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी लिंक्ड है। तो पहले आप सिविल सोसाइटी को डिफाइन करो एंड लिखो कि हाउ इट इज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी, कि इट एक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स। देखो सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी होती है सोसाइटी जो कि सिविल है। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल? आप 10th में सिविक्स पढ़ते थे, ठीक है। सिविलाइज्ड किसको बोलते हैं? एक इंसान अनसिविलाइज्ड या सिविलाइज्ड किसको बोलते हैं? कि भाई जब हम जंगल में रहते थे, जब प्री हिस्टोरिक एरा था, जब हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होते हैं, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं अनसिविलाइज्ड। सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो बोलते हैं कि जब वो उनमें मॉडर्न वैल्यूज़ देखी गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? कि भाई उनमें मॉडर्न ट्रेड्स थे, कि कितने सिस्टमैटिक तरीके से वो लोग रहते थे। सिमिलरली सिविल सोसाइटी एक वो होती है जो बहुत जागरूक सोसाइटी है, जहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं, दे नो अबाउट देयर राइट्स, दे नो अबाउट देयर ड्यूटीज, दे नो व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन। एक पढ़ा लिखा जागरूक जब सिटीजन होता है, और ऐसे बहुत सारे सिटीजन्स जब मिलते हैं, उसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी। कि वो जो लोग पावर में बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकें, उनके आँख नाक खुले हैं, वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और नॉट जस्ट व्हाट द मीडिया शोज। ठीक है, मीडिया इज कंट्रोल्ड अल्टीमेटली बाय कॉरपोरेशंस। ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सको, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके दोनों पहलू समझ सको, वो एक ट्रू सिटीजन की, वो एक ट्रू सिविल सोसाइटी की पहचान होती है। ठीक है, तो उस ऐसी सिविल सोसाइटी का डेमोक्रेसी के फलने फूलने में, एक ट्रू डेमोक्रेसी के कहलाने में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें n नंबर ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गिव, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाइए। रजनी कोठारी, रजनी कोठारी इज नॉट अ फीमेल, ये एक मेल है, वेरी फेमस सोशोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इनकी 2015 में डेथ हुई थी, एंड इन्होंने पॉलिटिक्स इन इंडिया नाम की किताब लिखी है। उसमें वो बोलते हैं कि भाई सिविल सोसाइटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, सरकार ने या कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स बता दिए गए, एक लीगल सिस्टम बना दिया गया, लॉज बना दिए, पार्लियामेंट ने लॉज पास कर दिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आ गया, विमेन के लिए पंचायत में रिजर्वेशन आ गई। डज दैट ऑटोमेटिकली लीड्स टू गुड सोसाइटी? अगर विमेन को ही अपने राइट्स नहीं पता कि मेरे को अगर 33% रिजर्वेशन है पंचायत में, तो मेरे को कैसे वो अपॉर्चुनिटी गेन करनी है, एंड हाउ डू आई हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ माय कम्युनिटी। जब तक वो ग्राउंड लेवल से वो सशक्तिकरण नहीं हुआ, इसीलिए सरपंच पति का ट्रेंड आया। ठीक है, तो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है कि हमने रिजर्वेशन दे दी, बट जो ग्राउंड लेवल पे जो जागरूकता थी, जो वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी आनी चाहिए थी, वो जब नहीं है, जब तक नहीं है, तो ऊपर से आप कोई भी सिस्टम, कोई भी फ्रेमवर्क लेके आते रहो, वो सोसाइटी एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपने इंट्रोड्यूस करे, बट जब लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को एक सही अनुमान लगाने का, सही एनालिसिस करने का कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किस बेसिस पे वोट देना होता है। ठीक है, कोई एक हफ्ते पहले दारू बांट गया या पैसे बांट गया, उसके बेसिस पे वोट, फ्रीबीज बांट गया, उसके बेसिस पे वोट नहीं देना होता है। गरीब लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को नहीं पता। तो ये जो सोशल अवेयरनेस है, ये जब तक लोगों में नहीं आएगी, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बात करते हैं रजनी कोठारी। फिर आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दो। यू टॉक अबाउट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है कैसे करप्शन एज अ प्रॉब्लम ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया ये सामने लाया, एंड दिस मूवमेंट वॉज in itself a very, मतलब it was a historic, it was one of the milestones in India's
हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो करप्शन जब एक पीक लेवल पे आ चुकी थी, उस टाइम बहुत स्कैम्स आए थे बैक टू बैक, तो इन्होंने ये जो जिसको हम बहुत ही नॉर्मल चीज़ मान चुके थे वो इशू लेके आए थे एंड करप्शन उससे कम हुई। ठीक है, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, जहाँ पे इन्होंने जो लोग नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम पे लोगों को सरकार डिस्प्लेस करती थी और उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था, उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती थी, एंड उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग थे ट्राइबल लोग। उनके इश्यूज, उनके सेंसिटिविटीज़ को इस आंदोलन ने सामने लाए ये लोग। यहाँ पे आपकी बात होगी कि हाउ एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज को इसने कनेक्ट किया था। ठीक है, नर्मदा पे जो प्रोजेक्ट बन रहा था आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उस पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी स्पेशली ट्राइबल पीपल, उनकी कोई भी रिहैबिलिटेशन या कॉम्पनसेशन नहीं हुई थी, बहुत मामूली 10% पीपल वर रिहैबिलिटेटेड। दिस थिंग वॉज हाईलाइट अंडर नर्मदा बचाओ आंदोलन। यू कैन टॉक अबाउट मजदूर किसान सशक्तिकरण, MKSS, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे। इसके पीछे इनका ये जो एक सिविल सोसाइटी थी, ये इतना रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आए थे। फिर विशाखा गाइडलाइंस, जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इसको हाईलाइट किया टू द एक्सटेंट कि सुप्रीम कोर्ट में फिर विशाखा गाइडलाइंस बनी। शायरा बानो केस, ठीक है, ये आपका ट्रिपल तलाक का जो इशू है उसको हाईलाइट करता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे इश्यूज दीजिए कि लीगल सिस्टम में भी जब एक बंदा को लीगल सिस्टम को यूज करके कैसे एक सुप्रीम कोर्ट से वो बात कहानी है, जो एक ऐसा जजमेंट आए जो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा हो, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू मार्क ऑफ अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। देन लास्ट यू टॉक अबाउट गुन्नार मिर्डाल, ही इज अ स्वीडिश थिंकर, एंड इन्होंने भी वही बात करी है कि कैसे एक सिविल सोसाइटी का रोल होता है कलेक्टिव एक्शन में, एक सोशल मूवमेंट में, सोसाइटी में एक चेंज लेके आने में। ठीक है, बट इसमें एक और एंगल भी आता है। अमिताई एड्जियोनी, ये इजरायली अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं कि एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, एक ट्रू सिविल सोसाइटी जो होती है ना, वो नॉट जस्ट आपके इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है, वो आपके कम्युनिटी के ड्यूटीज जो हैं उसकी भी बात करती है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने कचरा देखा कहीं गिरा हुआ डस्टबिन में, या आपने खुद एक लेस का पैकेट खोला, आपने डस्टबिन में फेंकने की जगह जमीन पे फेंक दिया। आपने बहुत हाईवेज पे कार चचाती दिखेंगी जो शीशा खोलती हैं और कचरा फेंक देती हैं। ठीक है, कचरा डस्टबिन में फेंकना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ पेट्रियोटिज्म, दैट यू लव योर कंट्री। इट इज ऑल्सो साइन ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फेलो सिटीजन्स। तुम्हारी एक कम्युनिटी के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू कीप योर कंट्री क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पे अमिताई एड्जियोनी इसी की बात करते हैं कि आपकी कम्युनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी आती हैं जब इन दोनों का बैलेंस होता है, इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हेन अ सिविल सोसाइटी बिकम्स अ ट्रू वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बहुत ही प्यारा टॉपिक ऐसे कंक्लूड कर दोगे आप, वन डे आपका यहाँ पे ऐसे अच्छा सा बन जाएगा। फिर आपका क्लास आता है कि व्हाट आर द बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ द फैमिली as proposed by none other than Talcott Parsons. Talcott Parsons आपको पता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है, वैल्यू कंसेंसस की बात करते हैं, ये इनका फेवरेट वर्ड है। एमाइल दुर्खाइम का फेवरेट वर्ड था कलेक्टिव कॉन्शियंस, इनका फेवरेट वर्ड है वैल्यू कंसेंसस। अब ये सवाल आपका कहाँ से आया है? ये सवाल आपका आया है फैमिली टॉपिक से। ये रहा आपका फैमिली टॉपिक, सिस्टम्स ऑफ किनशिप। यहाँ पे जब हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी फैमिली की, व्हाट डू वी कॉल अ फैमिली। तो उसमें टैलकट पार्सन्स ने भी डेफिनेशन दी थी, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज की इसने बात करी थी। तो वहाँ पे इसने कहा था कि भाई, इसने बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन दी थी एंड इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स जिसको हम फैमिली में पढ़ते हैं, कि भाई फैमिली के ना बहुत ही कुछ बेसिक, बहुत ही इररिड्यूसिबल मतलब कि इससे नीचे हम नहीं जा सकते। ये बिल्कुल ही बेसिक का बेसिक फंक्शन है। जैसे एटम, एक ज़माने में था कि एटम को हम इररिड्यूसिबल बोलते थे कि उसके अंदर और कुछ नहीं है,
वो सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। फिर लेटर ऑन पता चला कि उसके अंदर भी चीज़ें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसने बोला कि फैमिली के कुछ बेसिक इररिड्यूसिबल फंक्शंस हैं। अब क्वेश्चन है कि बताओ टैलकट पार्सन ने कौन से ऐसे फंक्शन बोले हैं। तो उसने बोला था, पहले तो उसने फैमिली को डिफाइन किया था कि आज की तारीख में आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। और उसने बोला था कि वो जो फैमिलीज हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनके मोटे मोटे दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज योर प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंड फंक्शन इज स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटीज। मतलब क्या है? मतलब ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी इंटरेक्शन और सबसे पहले इंटरेक्शन उसकी होती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ। तो जैसा वो उससे बात करेंगे, जैसे वो उसको ट्रीट करेंगे, वैसी उसकी सोशलाइजेशन हो रही है, ठीक है। वो अगर उसको बहुत मारेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो एक शायद डरपोक सा, चुप रहने वाला, शाय सा बच्चा बन जाएगा। जितना वो उसको प्यार से रखेंगे, दुलार से रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे, शायद वो उतनी उसकी पर्सनालिटी और अच्छी बनेगी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग में करते हैं उनके पेरेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज क्रूशियल इन ट्रांसमिटिंग सोसाइटल नॉर्म्स। अब ये कहते हैं कि वैल्यू कंसेंसस की बात करें तो वैल्यूज की बहुत बात करेगा। ये बोलता है कि भाई जो भी नॉर्म्स, बिलीव्स, कस्टम्स, कल्चर जो भी आपको एज अ पेरेंट बच्चे को ट्रांसफर करने होते हैं, वो पेरेंट ही प्राइमरी लेवल पे करता है, स्पेशली शुरू की इनफैक्ट 12वीं क्लास तक, ठीक है। पहले 15-17 साल कि वो आपको बताते हैं कि बाहर जाना है तो किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, अनजान लोगों से बात नहीं करनी है। कोई अंकल को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो थैंक यू बोलना है, नमस्ते बोलना है, सत श्री अकाल बोलना है, हेलो बोलना है, बाय बोलना है, नो दे टेल यू द सोसाइटल एटिकेट्स। फिर वो आपके रिलीजन, आपके कास्ट, आपके घर पे शादी का रिचुअल क्या होता है, आपके घर में रस्में कैसे होती हैं, लक्ष्मी पूजा होती है, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं या कोई भी आपके बिलीफ हैं, आपके पेरेंट्स बहुत रिलीजियस हैं, ठीक है, तो या वो नास्तिक हैं या वो मार्क्सवादी हैं, ये सब चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो। तो कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स जो बच्चों को आती हैं वो पेरेंट्स के थ्रू आती हैं, विच इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंड आपका आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटीज। जब बच्चा एडल्ट बन रहा है, 18 साल, 12th के बाद कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में आप डिफरेंट लेवल की स्ट्रगल शुरू होती है, डिफरेंट लेवल के आपके इमोशनल स्ट्रगल्स होती हैं, एंड यू हैव टू टेक वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर लाइफ। उस टाइम पे सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को कॉल करते हो कि भाई मान लो कि मैंने ओवर स्पीड कर दिया, अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, आप आओ। अब उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्टिव इमोशनल सपोर्ट देते हैं या फिर आप पे डांटते पीटते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। या फिर आप किसी चीज़ में गलत फंस गए, या फिर आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया, पहली नौकरी से ही 3 महीने में निकाल दिया, या आपके पैसे बहुत चोरी हो गए, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम एज एन अडल्ट आप फेस करते हो, यू कॉल योर पेरेंट्स फर्स्ट, स्पेशली इन योर अर्ली 20s। तब आपके इतने फ्रेंड्स नहीं बने होते, वो फ्रेंड्स उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो यू प्रेफर टू कॉल योर पेरेंट्स। अब वो तो दे एक्ट एज, दे स्टेबलाइज योर एडल्ट पर्सनालिटीज इमोशनली, इमोशनल सपोर्ट, द वे दे सपोर्ट यू। उन्होंने लाइफ देखी हुई है 50-60 साल, दे जैसे वो आपको सपोर्ट करेंगे इन टेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। तो वहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल था। तो उसने ये बोला कि भाई बेसिक और इरिड्यूसिबल फंक्शंस दो होते हैं, ये दोनों। अब 150 वर्ड्स की लिमिट है, 10 मार्कर है, ये आपका खत्म हो गया। तो एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टैलकट पार्सन्स एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फंक्शनलिस्ट, उसका क्रिटिक लिखे बिना वो चीज़ खत्म नहीं होती, बिकॉज फंक्शनलिज्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज, और उसके फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था। आज की तारीख में वो इतना वैलिड नहीं है, टू सम एक्सटेंट इट इज़, दैट्स वाई वी रीड इट, बट क्रिटिक इन ओल्ड थ्योरीज को आप क्रिटिक करना आपको ज़रूरी है। क्रिटिक लिखो कि क्रिटिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात करी कि भाई मॉडर्न फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़, तो दे इग्नोर्ड कि भाई पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती थी। दूसरी बात, इंडिया में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी जॉइंट फैमिलीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने फैमिली की बड़ी एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन बताई। फैमिली की
कि फैमिली वो होती है आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज, जो अपने एक्सटेंडेड खानदान जो आपका है, नाना नानी चाचा चाची दादा दादी, उनसे अलग जो रहते हैं, ठीक है। तो आज की तारीख में आपने वो डाइवर्सिटी मिस कर दी इन टर्म्स ऑफ कि भाई सिंगल मदर फैमिलीज भी होती हैं, गे फैमिलीज भी होती हैं, इसमें आप LGBTQ फैमिलीज की बात कर दो, लेस्बियन फैमिलीज भी होती हैं, एंड अभी तो शायद आई एम नॉट श्योर, हाँ दे डू हैव द राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑल्सो। तो पोस्ट मॉडर्न फैमिलीज इनको बोला जाता है कि मॉडर्नाइजेशन के बाद अभी जो एरा चल रहा है, दिस इज अ पोस्ट मॉडर्न एरा। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी आ गई है फैमिली के नाम पे। फैमिली इज बिकम अ वेरी फ्लूइड टर्म। ये वो स्टैंडर्ड फैमिली नहीं है कि एक पापा है, मम्मी है, बच्चे हैं, वो फैमिली होती है। नहीं, दिस इज वो जॉर्ज मर्डॉक ने जो डेफिनेशन दी थी वो नहीं। फैमिली की बहुत ही मॉडर्न डेफिनेशंस आ चुकी हैं, ये जूडिथ स्टेसी ही बोलेंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इंक्रीज्ड अनसर्टनिटी। क्या बोलता है कि बहुत सारी फैमिलीज दे आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर रिस्क। अब देखो अल्रिक बेक है, अल्रिक बेक विल ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क, कि आज की तारीख में जो रिस्क हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है। पार्सन्स क्या है, पार्सन्स स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है, उसको हर चीज पॉजिटिव देखने में, अल्ट्रा हार्मोनियस, हर चीज में उसको खुशी सुख शांति दिखती है। तो अल्रिक बेक बोलता है कि तुम्हें बुरी चीजें नहीं दिखती हैं, इतने रिस्क इन्वॉल्व है, इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, इतनी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, चेंजिंग रिलेशनशिप्स, वो सब आज की मॉडर्न स्पेशली पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में जो है वो आप इग्नोर कर देते हो। मार्क्सिस्ट भी, अगर आपको मार्क्सिस्ट क्रिटिक लिखना हो तो वो भी यही बोलेंगे कि आपको सब कुछ हार्मोनियस, सब कुछ स्टेबल क्यों दिखता है, आप इश्यूज पे, कॉन्फ्लिक्ट पे, अनस्टेबल चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस करते हो। तो ये दो इसके क्रिटिक हो जाएंगे। एंड ये आपका 1E जो फैमिली से आया था क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। 5 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, 50 नंबर का पेपर हमने कर लिया है। कल हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 3। 2 के 3 पार्ट्स हैं एंड 3 के भी 3 पार्ट्स हैं। एंड आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक सेशन में हो जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी ये डिस्कस कर लें एंड फिर बैच शुरू हो। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।